तो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगी कंप्लीटली और पार्शियली। या बॉडी का शेप डिफॉर्म करोगे, ऐसे साइड वाइज धक्का लगाओगे तो बॉडी किनारे खिसक जाएगी, लेकिन जैसे ही हाथ हटाओगे तो बॉडी फिर से अपने शेप में वापस आ जाएगी, पार्शियली या कंप्लीटली। लेकिन अगर विद इन अ लिमिट किसी बॉडी के अंदर बदलाव किया जाता है तो थोड़े बहुत बदलाव पर वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। यानी थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी तो हर मटेरियल के अंदर मौजूद होती है। स्टार्ट कर दिया ना भाई? थैंक्स। हर बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है। अगर हद से ज्यादा तुमने डिफॉर्म किया तब वो इलास्टिसिटी शो नहीं कर पाता है। यानी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल तो हर इंसान होता है, बात समझ रहा है, लेकिन हर एक की अपनी एक लिमिट होती है जितना वो टॉलरेट कर सकता है। उससे ज्यादा डिफॉर्म करोगे तो फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, फिर वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो बॉडी की इस खूबी को कि वो बॉडी अपने अंदर होने वाले बदलाव को रीगेन कर लेती है, इसी खूबी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसकी खूबी है? सॉलिड की। सॉलिड के अंदर किसी भी तरह के हुए बदलाव, फोर्स की वजह से किए हुए बदलाव जब आते हैं, अगर हम कारण हटा देते हैं तो बॉडी अपने शेप को रीगेन करने लग जाती है। और इसी खूबी को कि वो पूरी तरह से अपने शेप को रीगेन कर ले रही है, इसी खूबी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी। जो जितना ज्यादा अपने आप को रिकवर कर लेगी वो बॉडी उतनी ही ज्यादा इलास्टिक कहलाएगी, है ना? तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स to regain its original shape and size after the removal of deforming force. After deforming force is removed, full stop, a comma is called elasticity. तो बॉडी की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेती है, कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी, है ना? बात एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कहा जाता है कि ये मोस्ट इलास्टिक मटेरियल होता है। थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी, है ना, विद इन अ लिमिट, विद इन अ लिमिट, थोड़ी लिमिट के अंदर हर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है। हाँ, ये मोस्ट इलास्टिक है। क्या हम स्टील की स्प्रिंग बनाते हैं तो जब हम उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर का शेप डिफॉर्म होता है, और जैसे हाथ हटाते हैं तो वो रीगेन करने के चक्कर में स्प्रिंग पहले जैसी हो जाती है। तो ये भी उसकी खूबी इलास्टिसिटी की ही थी। तो इलास्टिसिटी का उल्टा एक शब्द आता है प्लास्टिसिटी, ये उसका अपोजिट शब्द है। जैसे हम लोग बचपन में अपोजिट शब्द पढ़ा करते थे, विलोम शब्द, ये विलोम शब्द है कि अगर किसी मटेरियल में ये खूबी है कि वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है तो वो इलास्टिक है, और किसी के अंदर ये खूबी कि वो नहीं करता है, जैसे छोड़ दो वैसे ही बने रहना चाहता है, उसके अंदर बदलाव की कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे मटेरियल की खूबी का नाम क्या है? बल्कि उसका नाम इनेबिलिटी लिखा है। ये खूबी कहीं नहीं जा सकती, इसको क्या बोलेंगे? इनेबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। इस खूबी को कि उसके अंदर ये बदलाव चाहे, वो बदलाव के लिए एकदम तैयार है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। कौन था?
एब, एप, अच्छा एप, एप वाला हो तो बात की जाए। तो यार ये बात की बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है, क्यों होती है? अगर हम सोचना चाहें कि मटेरियल के अंदर ऐसा क्या होता होगा जो बॉडी के शेप को वापस ओरिजिनल में लाने में मदद करता होगा, तो वैसे तो यार बॉडी के बारे में सोचना बात काफी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है। क्या बता यार, बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं, है ना? फिर एटम का अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉलिड स्टेट में हम अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। फिर वो पास और दूर भी थोड़ा बहुत आ जा सकते हैं। तो ये सब हमें ना सोचना पड़े, इसलिए हमने इस टॉपिक को विजुलाइज करने के लिए मॉलिक्यूल लेवल पे कुछ ऐसा मान लिया है। ये केवल मान लिया जाता है कि इमेजिन करो, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इमेजिन करो कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्प्रिंग जैसी किसी चीज से जुड़े हैं। कैसी चीज से? स्प्रिंग जैसी। तो अगर मैं नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल को पकड़ के खींच दूंगा तो क्या होगा? ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में लंबाई बढ़ जाएगी। मैं चारों तरफ से मॉलिक्यूल को प्रेस कर दूंगा तो इसके अंदर जितनी भी स्प्रिंग इन्वॉल्व हैं वो सब कंप्रेस हो जाएंगी। जैसे ही हाथ हटाएंगे तो फिर से रीगेन कर लेंगे। अगर मैं नीचे की सरफेस को जमीन से चिपका के ऊपर वाली सरफेस को ऐसे साइड वाइज धक्का दूंगा कि उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा। क्या जितने भी अभी फिनोमेना मैंने दिखाई थी, लंबाई बढ़ाने वाला, वॉल्यूम घटाने वाला या साइड वाइज शिफ्ट करने वाला, वो सब कुछ अब हम इस मॉडल के साथ इमेजिन कर सकते हैं और इस मॉडल से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि शेप रीगेन क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसा मटेरियल के अंदर कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का आपस का इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। मगर सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर मान लेते हैं, है ना? कैन बी विजुलाइज बाय टेकिंग मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम। इट्स स्प्रिंग, यार बहुत गंदी टाइपिंग हुई है। बॉल सिस्टम एज शोन द फिगर। हियर बॉल्स रिप्रेजेंट द इंटरएटॉमिक बॉल्स, हियर स्प्रिंग्स रिप्रेजेंट द इंटरएटॉमिक फोर्सेस। ये स्प्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर तुम खींचोगे तो वो अपोज करेंगे, कंप्रेस करोगे तो भी वो अपोज करेंगे। एक सही दूरी पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे को अरेंज करते हैं। उससे ज्यादा दूर बढ़ाना चाहोगे तो भी वो अपोज करेंगे, पास लाना चाहोगे तो भी वो अपोज करेंगे। ये बिहेवियर मटेरियल का होता है एक लिमिट के अंदर। बहुत ज्यादा बदलाव करोगे तो अलग बात है। ये मॉडल सबको समझ आ रहा है, ये जो मॉडल हमने कंसीडर किया है। तो हम लोगों ने यार 3 तरह के बदलाव की बातें अभी अभी करी हैं, ये नोट कर लिया जनता ने? कौन कौन से 3 तरह के बदलाव की बात करी है? बदलाव को इस टॉपिक में हम स्ट्रेन बोलने वाले हैं, और बहुत लॉजिकल शब्द है यार। क्या अगर हम किसी मटेरियल की लंबाई बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे खिंचाव आएगा, स्ट्रेन आएगा। किसी का वॉल्यूम घटाएंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे वो सारी स्प्रिंग दब जाएंगी, तो भी उसमें एक खिंचाव का माहौल बल्कि कंप्रेशन का माहौल होगा नहीं। किसी के शेप को डिफॉर्म करोगे साइड वाइज फोर्स लगा के, तो भी उसके अंदर हम बदलाव की बातें करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के बदलाव की बातें हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। कौन कौन से 3 तरह के बदलाव हैं? लंबाई का बदलाव, वॉल्यूम का बदलाव, और एक सरफेस को चिपका के दूसरी सरफेस को साइड वाइज डिफॉर्म करना, है ना? इसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। कौन कौन से स्ट्रेन हो गए? लंबाई वाइज, वॉल्यूम वाइज, शेयरिंग स्ट्रेन। 3 तरह के स्ट्रेन है। अब बदलाव कितना ज्यादा है, हम लोगों ने स्ट्रेन शब्द इस्तेमाल किया है इसी के लिए कि कितना ज्यादा बदलाव है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाम आया क्या? स्ट्रेन, है ना? क्या बता, एक रॉड को हमने थोड़ा लेंथ खींचा है तो मॉलिक्यूल लेवल पे स्ट्रेन कम होंगे, ज्यादा खींचा है तो रॉड ज्यादा खींचा है तो मॉलिक्यूल लेवल पे वो स्प्रिंग भी ज्यादा खींची होंगी तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। नहीं, स्ट्रेन मतलब बदलाव नहीं।
अच्छा, हमारा इंटरेस्ट यार रॉड लेवल के स्ट्रेन पे नहीं है। स्ट्रेन शब्द रॉड लेवल का नहीं होता है, मटेरियल लेवल का नहीं होता, मॉलिक्यूल लेवल का होता है। किस लेवल का होता है? मॉलिक्यूल लेवल पे। तो अगर मैं कहूं कि किसी रॉड जो कि 2 मीटर का है उसमें मैंने 20 सेंटीमीटर का अंतर लाया है, तो मॉलिक्यूल लेवल पे बदलाव आए होंगे। 2 मीटर पे अगर 20 सेंटीमीटर का है तो 20 मीटर पे कितना बदलाव हो कि मॉलिक्यूल लेवल पे वही असर पड़े? यार 2 मीटर पे 20 सेंटीमीटर है तो 20 मीटर पे 200 सेंटीमीटर का बदलाव होगा, तो मॉलिक्यूल लेवल पे सेम फर्क पड़ेगा। क्या जनता समझ पा रही है? अरे 2 मीटर पे 20 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर पे 40 सेंटीमीटर, क्या 2 मीटर की जगह 20 मीटर ले लोगे, 10 गुना ज्यादा, तो लंबाई में बदलाव भी 20 से 10 गुना ज्यादा। और अगर 0.2 मीटर का रॉड लोगे, 0.2 मीटर का रॉड लोगे तो 2 सेंटीमीटर का बदलाव करो। क्या ये जनता समझ पा रही कि जिस हिसाब की लंबाई बदलाव भी उसी हिसाब के होंगे तो अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे स्ट्रेन सेम होगा? क्या ये समझ पा रहे हो? जैसे मैं यहां पे 4 आदमी खड़ा करूं और उस सब चारों आदमी से कह दूं अपने अपने बीच का फासला 1 डग बढ़ा लो, तो लंबाई में अंतर आएगा। अगर मैं यहीं पे 40 आदमी खड़ा करूं और उनके बीच का फासला 1-1 मीटर बढ़ाने को दूं तो फासला ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हैं? यानी कुल मिलाकर यार 4 आदमियों में जो स्ट्रेन है, जो बदलाव है, और 40 आदमी में जो बदलाव है, बदलाव सेम किया जा रहा है, लेकिन इसमें लेंथ में फर्क कम पड़ेगा और 40 लोगों पे लेंथ पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। क्या ये जनता समझ पा रही? जितना बड़ा रॉड बदलाव भी उसमें उतना ही ज्यादा होगा फॉर द सेम स्ट्रेन। सेम स्ट्रेन मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे वही चल रहा है, मॉलिक्यूल लेवल पे फासले उतने ही बढ़े हैं, मगर लंबाई लेवल पे जो जितना लंबा होगा अंतर भी उतने ही बड़े नजर आएंगे। क्या ये जनता समझ पा रही? स्ट्रेन मॉलिक्यूल लेवल की चीज है, रॉड लेवल की चीज नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए, क्या हम इसकी लंबाई L से बढ़ के डेल्टा L हो गई है तो क्या डेल्टा L को स्ट्रेन बोलेंगे? चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि डेल्टा L रॉड लेवल का बदलाव है। तो हम मॉलिक्यूल ऐसी चीज नहीं बनाना चाहते हैं जो सबके लिए काम करें। रॉड लेवल का बदलाव क्या उसी प्रोपोर्शन में होगा? देखो यार, अगर L लेंथ के रॉड में डेल्टा L का बदलाव है और A साइज के मॉलिक्यूल में डेल्टा A का बदलाव है, तो डेल्टा A और डेल्टा L सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन डेल्टा A बाई A और डेल्टा L बाई L, यानी अगर मॉलिक्यूल लेवल पे 10% की वृद्धि हुई है, उसका फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा A बाई A है, और रॉड लेवल पे डेल्टा L बाई L है, तो वो सेम होगा। क्या ये जनता समझ पा रही? इसलिए लंबाई के चेंज को स्ट्रेन नहीं कहते हैं। किसको स्ट्रेन बोलते हैं? डेल्टा L बाई L को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? क्या ये डेल्टा L बाई L डेल्टा A बाई A के बराबर होगा, जहां पे डेल्टा L क्या है? चेंज इन रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, और डेल्टा A क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ वन रूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये वन रूम से मेरा मतलब एक क्यूबिकल रूम ले लो मॉलिक्यूल का। L क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, तो A क्या है? A है डायमेंशन ऑफ वन रूम ऑफ मॉलिक्यूल। यानी यार सोचो यार, एक मॉलिक्यूल लेवल का मैं एक कमरा बना रहा हूं ऐसा 3 डायमेंशनल। क्या जब हम इस रॉड को खींचते होंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे क्या होता होगा? क्या मॉलिक्यूल लेवल पे वो कमरा लंबा हो जाता होगा कि नहीं? नहीं। तो अगर ये A साइज का था और इसमें डेल्टा A का बदलाव हुआ है, तो डेल्टा A बाई A उसी प्रोपोर्शन में होगा जितना डेल्टा L बाई L होगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो स्ट्रेन हमने डेल्टा L बाई L को स्ट्रेन नाम दिया है। अब सेम लॉजिक से मैं कह दूं यार किसी चीज का वॉल्यूम V था और वो घट के क्या हो गया है? पहले इतना था और अभी डेल्टा V हो गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम मान लिया डेल्टा V है और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? V। तो स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या लिखा जाएगा? डेल्टा V अपॉन V। रेशियो क्यों बोला गया है? क्योंकि रेशियो मटेरियल लेवल पे भी सेम होगा और मॉलिक्यूल लेवल पे भी
सेम होगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये हो गया डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम, नो डाउट ये वॉल्यूम का रेशियो, ये चेंज का रेशियो मटेरियल लेवल पे और मॉलिक्यूल लेवल पे सेम होगा। तो यार दूसरा मैंने वॉल्यूम स्ट्रेन नाम दिया है अगर वॉल्यूम में बदलाव हो रहा है, और तीसरा स्ट्रेन है टेंजेंशियल स्ट्रेन। पिछले दोनों नोट कर लें तो शायद मैं ये समझा पाऊंगा। इसको सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेन लिखें, और है टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। ये स्ट्रेन क्या है, जैसे मैं कह दूं ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कमरा है और इसका साइज ए है, और इसमें कुछ इस लंबाई का साइड वाइज जो बदलाव आया है वो कुछ डेल्टा ए आया है। तो बता रही है एल लेंथ में जो बदलाव आया है ये वाला, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इस टॉपिक में। क्या एक्स और एल का रेशियो ये एंगल देगा, क्या देगा, ये एंगल टेन थीटा। तुम्हें पता है टेन थीटा क्या होता है, एक्स वाई। और यहां डेल्टा ए और ए का रेशियो भी क्या देगा, नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं कोई मॉलिक्यूल लेवल पे कहानी ऐसे हुआ करती थी और अभी वो डिफॉर्म होके ऐसे हो गई है, तो क्या मॉलिक्यूल लेवल पे जो एंगल होगा बड़े लेवल पे भी वही एंगल होगा। तो क्या मॉलिक्यूल लेवल पे ये साइड वाइज डेल्टा ए बाई ए, और मटेरियल लेवल पे एक्स बाई एल वो क्या होगा, सेम होगा। इसी रेशियो का नाम क्या है, एक्स क्या है टेंजेंशियल शिफ्टिंग, और एल क्या है टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच का गैप। एल क्या है टॉप लेयर, इसको मैं टॉप लेयर कह रहा हूं, और ये जो चिपकी है जमीन से ये क्या है बॉटम लेयर। तो यार यहां पे शेयरिंग स्ट्रेन को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स बाई एल लिख सकते हैं। एक्स क्या है शिफ्टिंग ऑफ टॉप लेयर साइड वाइज, और एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हो गया, उसके नीचे से बाकी लोग हट जाएं, गिरना गिर सकता है। अरे वो आया करती तासी, उसका क्या है हालचाल, तबीयत खराब हो रही है इस समय। और इन लोगों के पेपर हो गए, कब तक, कल तक, उसके बाद 30 तक प्रैक्टिकल। ऐसा कल भी बात नहीं, वहां नहीं प्रैक्टिकल, पता नहीं चाहिए बकवास बोल रहे हैं। कल बताएगा कि प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो तुम अच्छा स्कूल होता है तुमको बिना जाए रहने देता, तुमने चुना ही बकवास स्कूल।
हर कोई आजकल बकवास स्कूल ढूंढ रहा है 11th-12th में, जो बुलाए ना पढ़ने के लिए। मेरे में सर क्या होता, फीस अगर थोड़ा लेट हो जाए मुझे तो तुम्हारा स्कूल से नाम करके अपनी वो ले जाओ आके, क्या तो अपनी टीसी वगैरह ले जाओ, फिर तुम्हारा स्कूल से नाम कर दिया। अगर 5-10 दिन लेट हो जाए, फीस तुरंत डालो, तुम्हारा सब हो गया, पेपर दे देना। मुझसे पूछ रहे आप अगले के एग्जाम में आओ, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, फीस जमा करा तो सब हो जाएगा। तुमसे सीधे बोला? हाँ। इससे बचना चाहिए यार, गार्जियन से बोलना ठीक रहता है, बच्चों से ये बोलना नहीं। सोचो एक स्कूल बच्चों से ऐसा बोले, कितना शर्मनाक बयान है। पढ़ते थे वो कर ही नहीं रहे थे सर, पूरी फीस दे देते थे, उससे ज्यादा भी दे देते थे। वो नहीं कर रहे थे तो कौन अच्छा स्कूल है? उनका वो उसका क्रिश्चियन मिशनरी वाला स्कूल था ना, तो कौन अच्छा स्कूल है? वही था जहाँ पढ़ते थे पहले। वही अच्छा हुआ है ना यार। तो अच्छा एक रिलेटिव शब्द है। अब तुम्हारे लिए वो अच्छा है जो तुमको स्कूल आने से मना करे, पहले तुम्हारे लिए वो अच्छा था जो स्कूल बुलाए। हाँ भाई, 3 तरह के बदलाव की बात हमें इस टॉपिक में करना है। लंबाई का बदलाव, अच्छा लंबाई केवल बढ़ने वाला नहीं, लंबाई घटने वाला हो सकता है। वॉल्यूम केवल घटने वाला नहीं, वॉल्यूम बढ़ने वाला भी हो सकता है। यानी यहां दोनों तरह से संभावनाएं हैं, है ना। और इसको प्रेस करके इधर खिसका या कोई खींच के इधर खिसका दे, दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अच्छा एक चीज यहां पर एक माइनस साइन और देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मुझे बताओ वी इनिशियल और वी फाइनल में कौन ज्यादा है? भाई इसको प्रेस किया गया है चारों तरफ से, तो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल। तो डेल्टा वी अपने आप में कैसा टर्म है? नेगेटिव टर्म है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और लगाएंगे, क्योंकि ना ये नेगेटिव, ये जो स्ट्रेन शब्द होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ये भी पॉजिटिव शब्द है ना। ये जो tan थीटा x बाई एल लिखा है, ये कौन सा स्ट्रेन है? ये टेंजेंशियल स्ट्रेन है ना, ये भी पॉजिटिव शब्द है। और डेल्टा एल बाई एल जो स्ट्रेन हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा है, वो भी कैसा है? पॉजिटिव शब्द है। तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि डेल्टा वी निगेटिव है, और एक माइनस और लगाने से अब ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। नोट कर लिया भाई लोग, तीनों तरह के स्ट्रेन नोट कर लिए हैं। तो जब भी हमें किसी चीज में बदलाव लाना होता है तो हम उसमें क्या डालते हैं? स्ट्रेस डालते हैं, है ना। स्ट्रेन लाना चाहते हो तो स्ट्रेस डालना पड़ेगा, अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बदलाव के लिए ताकत लगाना पड़ेगी। तो क्या फोर्स स्ट्रेस होता है? तो यार देखो यार, स्ट्रेस फोर्स को नहीं कहने वाले हम। स्ट्रेस भी वही बात है कि हम मान लिया किसी रॉड पे फोर्स लगा रहे हैं पूरे क्रॉस सेक्शन पे, तो क्या वो फोर्स मॉलिक्यूल लेवल पे पूरा पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे F का फोर्स लगा के उस पे स्ट्रेन लाने का प्रयास किया है, F का फोर्स लगा के बदलाव लाने का प्रयास किया है, और एक पतले एरिया पे भी, पतले एरिया के रॉड पे भी वही फोर्स लगाया है, तो क्या मॉलिक्यूल लेवल पे यहां और यहां सेम स्ट्रेस होगा? इस बात को समझो। यहां मान लिया इतने एरिया पे 1,00,000 मॉलिक्यूल हैं, और इतने एरिया में यहां 10,000 मॉलिक्यूल हैं, यहां मॉलिक्यूल 10 गुना कम है। तो क्या अगर मैं सेम फोर्स लगा दूंगा तो यहां का हर मॉलिक्यूल उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स महसूस करेगा? अगर सोचो यहां भी मैंने 50 न्यूटन लगाया है, यहां भी 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन 1,00,000 मॉलिक्यूल पे लगा है, और ये 50 न्यूटन 10,000 पे लगा है। तो क्या ये फेयर है? मतलब दोनों को स्ट्रेस बराबर नहीं है, किसमें ज्यादा है? इसका मतलब फोर्स अकेले से स्ट्रेस तय नहीं किया जा सकता। क्या बात समझ रहा है? यानी एक टास्क किसी कंपनी ने एक टीम को दिया है जिसमें 10 लोग हैं, और वही टास्क दूसरी टीम को दिया है जिसमें 100 लोग हैं, तो कहां स्ट्रेस ज्यादा होगा? 10 लोगों पे। क्या स्ट्रेस उस तरह का शब्द है कि वो मॉलिक्यूल लेवल पे हम बात किया कर सकें? स्ट्रेन भी इसी तरह का शब्द था, बदलाव भी मॉलिक्यूल लेवल पे हम सोचते थे, और स्ट्रेस भी मॉलिक्यूल लेवल पे। तो फोर्स अकेले को स्ट्रेस कहना ठीक नहीं है। तो क्या कहना ठीक है? अगर मैं कहूं एरिया 10 गुना कम हो गया है, तो फोर्स भी तुम 10 गुना कम लगाओ, तब इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस
बराबर हो गया। क्या जनता समझ पा रही? तो स्ट्रेस के लिए क्या भाव आया है? अगर ए के एरिया में एफ का फोर्स है तो पर यूनिट फोर्स कितना होगा? एफ बाई ए। फोर्स 10 गुना कम तो एरिया भी 10 गुना कम, तब स्ट्रेस। तो यार स्ट्रेस हम किसको लिखने वाले हैं यहां पर? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इसको हम। और ये फोर्स कैसे लगा रहे हैं? फिलहाल ये फोर्स हम सरफेस के नॉर्मल लगा रहे हैं, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कैसा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया गया है, लंबाई खींचने वाला या लंबाई कम करने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो यार, अगर मैंने खींचने वाला फोर्स लगाया है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या हम इस रॉड को दबा के छोटा भी तो कर सकते हैं यार, तो ये कौन सा हो जाएगा? कंप्रेशनल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दो तरह की स्ट्रेस हो सकती है, खिंचाव वाली या दबाव वाली। लेकिन दोनों ही केस में स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? एफ बाई एरिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, लिखना है। अच्छा मतलब यार, किसी ऑब्जेक्ट पे मैं वॉल्यूम बदलने की बातें अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, ये नहीं, और इसका वॉल्यूम घट के छोटा हो गया है फोर्स की वजह से, तो ये कौन सा स्ट्रेस है? ये भी स्ट्रेस है ना? ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। इसको हमने क्या किया है? कंप्रेस करने का प्रयास किया है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? कितना फोर्स हमने चारों तरफ से लगाया है डिवाइड बाय इसका एरिया, है ना? तो ये एफ बाई ए, है ना? अक्सर इस केस में इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कह देते हैं, है वही एफ बाई ए, वो भी है, एफ बाई ए ये भी है। उसमें फोर्स लगाने के बाद जब एरिया हुआ उसको हाँ, फोर्स, और ये नहीं, फोर्स लगाने के बाद नहीं, पहले वाला जो एरिया होगा। ये वाला एरिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पहले वाला एरिया लेते हैं हर जगह, ओरिजिनल वाला ही लेते हैं, पहले वाला। ये एफ नॉर्मल की जगह एफ टेंजेंशियल है। थोड़ा अंतर देखें जरा, ये एरिया ए है और ये एरिया भी कुछ A2 है। बता यार, इतने सारे मॉलिक्यूल यहां इन्वॉल्व हैं, यहां कम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, अगर सेम फोर्स लगाएं तो कौन ज्यादा डिफॉर्म करेगा? सेकंड कम डिफॉर्म करेगा? नहीं, हाँ, सेम सेकंड ज्यादा डिफॉर्म करेगा, सेम फोर्स लगाएं तो क्या बताओ, अगर इसका एरिया कम हुआ है तो साइड वाइज खिसकाना उसके लिए आसान काम हो गया है? नहीं। तो अगर यहां 1,00,000 मॉलिक्यूल है, यहां 10,000 मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे उससे कितना कम फोर्स लगाना चाहिए टू गिव द सेम स्ट्रेस? 10 टाइम्स कम। तो यहां पे यार स्ट्रेस फिर से वही एफ बाई ए होने वाला है, लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जो एफ फोर्स है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दोनों एक ही प्लेन में है। नहीं यार, फोर्स एरिया के प्लेन में है। पिछली बार बताया यार, फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर था, तो वो था नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये क्या है? टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में भी हमें एफ बाई ए करना होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है? टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। एफ टेंजेंशियल यहां पे क्या है? एरिया के प्लेन में है। एफ टेंजेंशियल इज अलोंग द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन।
इस क्रॉस सेक्शन के प्लेन में टेंजेंशियल फोर्स होगा। हाँ, वो टेंसाइल है, जिसमें कंप्रेस होता है वो कंप्रेसिव है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल दोनों हैं क्या? ये भी लंबाई बढ़ाने घटाने वाला है और ये भी लंबाई बढ़ाने, तो लॉन्गिट्यूडनल दोनों हैं? नहीं, आमतौर पे जब वॉल्यूम की बात आती है तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब? जब हम वॉल्यूम बदलाव की बात करते हैं तो इस F/A को नॉर्मल स्ट्रेस कह देते हैं। हालांकि ये भी F/A बिल्कुल वैसा ही है। क्या बताओ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और फोर्स के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो तीन तरह के स्ट्रेस हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और तीसरा क्या? शेयरिंग स्ट्रेस। तीन तरह के स्ट्रेन हो गए हैं और तीन तरह की स्ट्रेस हो गई हैं। नोट कर लिया है? शीट कल ले लेना यार, परसों ले लेना, अभी प्रिंट नहीं हुआ। आज सुबह सुबह तो ये दिमाग में आया है यार कि वेब शुरू करने से पहले तो इलास्टिसिटी पढ़ना ज़रूरी होता है, सीक्वेंस कैसे ख़राब किया जाए। वेब की तैयारी में था मैं। नोट कर लिया भाई लोग? तो क्या किसी चीज को अनलिमिटेड डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है? एक लिमिट के अंदर अगर बदलाव करोगे तो बॉडी अपने आप को, यानी एक लोहे की पत्ती लेके थोड़ा सा इधर खिसकाओ तो वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। करता है नहीं? स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दो तो वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। लेकिन अनलिमिटेड खींच दोगे तो नहीं करेगा। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम बदलाव करते हैं तो बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेती है। तो यार विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस का लेना देना स्ट्रेन से है। और ये बहुत लॉजिकल है कि जितना ज्यादा तुम स्ट्रेस डालोगे उतना ज्यादा बदलाव होगा। तो यार बहुत पहले की बात है, न्यूटन से थोड़ा पहले की बात है, तब साइंटिस्ट ने मटेरियल को लेके ये लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था? कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हम स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं? E टाइम्स स्ट्रेन, है ना? E ऑब्वियसली यार प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गई। ये क्या हो गई? इसको बोलते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। और अगर हम E निकालना चाहें तो क्या होगा? E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसी जब वक्त पे किसी मटेरियल पे लगने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो का नाम क्या है? E। और वो E फिक्स होता है, ऐसा हुक्स ने बोला था, विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट। मगर अब हम जानते हैं कि विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो में कुछ हद तक होता है, हर लिमिट तक नहीं होता है। अभी हम उसकी बात करेंगे। तो यार ये तो हुक्स ने बहुत पहले कहा था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डायमेंशंस में काम किया। अगर लंबाई के बदलाव की बात चल रही है तो इसी E का नाम यंग मॉडुलस हो जाता है। ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ना ये साइंटिस्ट का नाम है। अगर वॉल्यूम बदलाव की बात चल रही है तो वॉल्यूम स्ट्रेस नाम आ जाता है। और अगर साइड वाइज मटेरियल के डिफॉर्मेशन की बात चल रही, ये वाला शेप, तो इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग मॉडुलस। हाँ,
नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। भाई वॉल्यूम बदलने वाले स्ट्रेस का नाम हमने क्या रखा था? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस वही एफ बाई ए। अच्छा बता, एफ बाई ए को प्रेशर भी तो बोलते हैं, तो यार एफ बाई ए को हमने क्या लिख दिया है? डेल्टा पी। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी। हालांकि यहां पे एक माइनस साइन भी लगाया जाता था। तो ये कितना आंसर आ गया? ये आ गया डेल्टा पी डेल्टा वी अपॉन वी। और अगर केवल मॉडुलस आंसर चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन के साथ। ये यंग मॉडुलस, मुझे बताओ किसी रॉड में अगर एल की लंबाई है और उसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई है फोर्स लगाने की वजह से, तो इसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? यंग मॉडुलस क्या लिखना चाहिए? स्ट्रेस हो गया एफ बाई ए और स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल बाई एल। तो वाई बराबर क्या बन गया? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, ये बल्क मॉडुलस का। और शेयरिंग स्ट्रेस मैंने क्या बताया था? एफ अपॉन ये वाला एरिया, ये एफ टेंजेंशियल होता है, और डिवाइड बाई क्या बताया? एक्स बाई एल। और एक्स बाई एल को हम और क्या लिख सकते हैं, है ना? तो तुम एफ टेंजेंशियल बाई ए लिख सकते हो और टेन थीटा को एक्स बाई एल लिख सकते हो। तो ये तीन तरह के मॉडुलस हम लोगों ने डिफाइन कर लिए हैं। लंबाई के लिए यंग मॉडुलस, वॉल्यूम दबाव के लिए बल्क मॉडुलस, और अगर साइड बाई शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? शेयरिंग मॉडुलस। हुक ने हालांकि एक नाम बताया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हर तरह के डिफॉर्मेशन के लिए एक ही नाम दिया था। तो सही बात है यार, नाम ही तो बदला है, फॉर्मूला तो वही है। जोक था ये वैसे। अच्छा, हाँ, आपको हंसना था। ओह, आधे फिजिक्स में टेंशन था और आधे में स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। कहीं पर फ्रीडम नहीं है, कहीं पर रिलैक्स्ड नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी पढ़ाई में जोक निकलते नहीं है यार, मतलब उसमें बड़ा मुश्किल काम होता है पढ़ाई में से मजाक ढूंढना। मगर ठीक है, ये तुम्हारा पेन है एक्चुअली, ये मजाक नहीं, ये पेन है। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े थे, तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े और तीन तरह के मॉडुलस पढ़े हैं। मॉडुलस यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस और मॉडुलस शेयरिंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस बोल सकते हैं इसको। एक नाम आता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली इस बात को डिनोट करता है कि कौन कितना फ्लेक्सिबल मटेरियल है ना? मुझे बताओ, फॉर द सेम प्रेशर चेंज वॉल्यूम में बदलाव जिसमें कम आएगा उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। यार क्या बताओ, फॉर द सेम प्रेशर जिसमें वॉल्यूम बदलाव कम आएगा, यानी वो रिजिड बॉडी है। कौन रिजिड होगा? जिसका बी ज्यादा होगा वो रिजिड बॉडी होगी। तो फिर जिसका बी कम होगा वो अच्छी कंप्रेसिबिलिटी वाली बॉडी होगी। तो 1 बल्क मॉडुलस को हम क्या नाम देते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। और ये बल्क मॉडुलस की फीलिंग जरा ले आओ। बल्क मॉडुलस किस बात को डिनोट कर रहा है? रिजिडिटी को। नहीं दिखा रहा, रिजिडिटी को। फॉर द सेम प्रेशर चेंज जिसमें डेल्टा वी बाई वी कम होगा, यानी बदलाव कम होगा, तो बॉडी रिजिड होगी, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, है ना? तो रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा वो रिजिड बॉडी होगी। तो बल्क मॉडुलस जिसका कम होगा वो कंप्रेसिबल बॉडी होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस अपोजिट टर्म है, अपोजिट फीलिंग है इनकी।
नोट कर लिया भाई लोग? नोट कर लिया भाई? इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की महसूस करने के लिए हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली ये ग्राफ सबसे आसान तरह के डिफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। सबसे आसान तरह का डिफॉर्मेशन कौन सा है? लंबाई वाला, वॉल्यूम वाला या शेयरिंग वाला? लंबाई वाला। तो सोचो कि यार एक रॉड को फोर्स लगा लगा के खींचा गया है। नहीं, क्या बता रहे, एक रॉड पे अगर फोर्स लगा लगा के खींचा गया है तो यार फोर्स अगर हमें उसका पता है तो हम उसके स्ट्रेस की बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूल लेवल पे क्या होगा? F/A। और मॉलिक्यूल लेवल पे स्ट्रेन की बात कर सकते हैं, वो क्या होगा? डेल्टा L/L या डेल्टा A/A, दोनों सेम ही होता है। तो यहां ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ड्रॉ किया गया है। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई स्ट्रेस डालोगे तो स्ट्रेन आएगा, यानी यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्ट्रेस, और स्ट्रेन डिपेंडेंट है। भाई स्ट्रेन अपने मन से थोड़ी आ सकता है, स्ट्रेस डालोगे तो स्ट्रेन। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस हो और वाई पे स्ट्रेन हो, बट हमारी उम्मीद से उल्टा ग्राफ है किसी कारण से। साइंटिस्ट ने जो ग्राफ खींचना उचित समझा है वो उसमें स्ट्रेस ऊपर है और स्ट्रेन नीचे है, मगर हम लोग थोड़ा सा अपना 90 डिग्री गर्दन घुमा के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को उसी तरह से समझें। भाई स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन आएगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, तो यार हमने किसी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस डाला इतनी वैल्यू का, ये कुछ मैग्नीट्यूड है, तो उसमें इतने मैग्नीट्यूड का क्या आया? स्ट्रेन आया। यार ऐसे समझे, स्ट्रेस तो स्ट्रेन आया। ये क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रेन, और ये क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रेस। फिर मैंने और ज्यादा स्ट्रेस डाला तो और ज्यादा स्ट्रेन आया। क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन एक लाइन ग्राफ रख रहे हैं फिलहाल, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये उस नियम का पालन कर रहे हैं जो किसने बताया है? हुक्स लॉ। तो ये एज पर द हुक्स लॉ है। लेकिन तुम देखोगे यार एक लिमिट के बाद ये लाइन ग्राफ क्या बन गया है? कर्व बन गया है। इसका मतलब इतना स्ट्रेस डाल दोगे तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, एक बात। और दूसरी बात, अगर बॉडी हटा लोगे, फोर्स हटा लोगे, तो बॉडी अपने शेप भी, यानी अगर इसको हटा के जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। नहीं, तो हुक्स ने कहा था यार विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि तुम उससे ज्यादा स्ट्रेस भी डाल दो तो भी बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेती है। नहीं, तो इसका मतलब हुक्स लॉ के बाहर भी इलास्टिसिटी मौजूद होती है। हुक्स लॉ की प्रोपोर्शनैलिटी यहां तक काम कर रही है, लेकिन इलास्टिसिटी अभी भी काम कर रही है। ये वो लिमिट है जहां तक किसी मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी होती है।
यानी तुम अगर इतना स्ट्रेस डाल दोगे और हटा लोगे स्ट्रेस तो बॉडी अपने शेप को पूरी तरह से रिकवर कर लेगी, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रेस डाला तो फिर बॉडी पे रिकवरी का स्कोप नहीं है, वो अपने शेप को उतना रिकवर नहीं कर पाएगी। तो यार इस पॉइंट को हमने नाम दिया है क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और इस पॉइंट का नाम दिया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पी क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी हुक्स लॉ ओ से ए ग्राफ तक वैलिड है। फिर ई पॉइंट तक क्या वैलिड है, ओ से पी होगा, हाँ ओ से पी, पी से ई है। अच्छा ये ओ से पी है और ये पी से ई है। यार पी से ई में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलास्टिक है। तो यानी पी से ई के दौरान इलास्टिसिटी है मगर हुक्स लॉ का पालन नहीं हो रहा है, यानी हुक्स ने थोड़ा बहुत गड़बड़ बोला था। उसने कहा था इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, मगर हम क्या देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर काफी अंदर तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो पॉइंट ई को हम क्या नाम देते हैं, ई पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी नहीं बचती है मटेरियल के अंदर, तो इसका हमने नाम दिया यील्ड पॉइंट, या इसको हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यील्ड पॉइंट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उस पॉइंट का नाम है, ग्राफ में उस पॉइंट का नाम है जिसके ज्यादा स्ट्रेस लगाने के बाद बॉडी अपने शेप को रिकवर नहीं कर पाती है। तो क्या ई पॉइंट तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब सोचो यार कि अगर मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रेस लगाता हूं तो क्या स्ट्रेन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, स्ट्रेन तो होगा, बल्कि अब स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से होता है। अगर तुमने पेन वाली स्प्रिंग को कभी खींचा हो लिमिट के अंदर तो वो अपने शेप को रिकवर कर लेती है, और खींचोगे तो शायद रिकवर कर ले, लेकिन बहुत खींचोगे तो फिर रिकवर नहीं करती, बल्कि जैसी है। कितने लोगों ने पेन की रिफिल में ये एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी लाइफ में, गॉड किए तो हाथ उठाओ ना, ये कोई अपराध थोड़ी कि कौन कौन अपराध किया है हाथ उठाओ। अरे करना ही चाहिए, लाइफ में पेन की स्प्रिंग हाथ लगती है तो क्या करोगे उनके साथ, तो फेंकने के लिए थोड़ी होती, कुछ ऐसे ऐसे खींच के फिर छोड़ के फेंक दो, तो उससे कुछ तो पता चलेगा यार। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन बहुत तेजी से होता है, तब हमें ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है मटेरियल ने सरेंडर कर दिया है कि भैया खींच ही लो अब तुम। नहीं जीरो तो नहीं होता यार, कम ताकत लगती है। मतलब जैसे पहले हम स्ट्रेस लगा रहे थे तो स्ट्रेन कम हो रहा था, देखो हमने स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन अभी स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाने पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तोड़ना है अब यार, यही समझ लो यार तुम लोग कि अब ये दिन है, देखो ये अब डिफॉर्म हो गई है, लिमिट से ज्यादा डिफॉर्म हो गई है, तो अब इसमें बदलाव, वापस वो अपने शेप को रिगेन करने की कोई कोशिश, यानी ऐसा लगता है कि इस पॉइंट के बाद मटेरियल हार गया है। पहले कह रहा था कि नहीं फोर्स हटाओगे तो हम फिर अपने जैसे पहले जैसे हो जाएंगे, और इसके बाद अब मटेरियल क्या कह रहा है कि तुम कर ही लो यार जो कुछ करना है, सरेंडर कर दिया है मटेरियल ने ये। तो अब क्या है कि स्ट्रेस थोड़ा डालते हैं और बदलाव बहुत ज्यादा होता है, नहीं लेकिन यार अब क्या है कि स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते एक और समय आता है, ये लिमिट है कि यार अब जो है मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन का सवाल ही नहीं है, अब मटेरियल के एग्जिस्टेंस का सवाल है कि या तो वो अब वो टूटने के हालात पे आ गया है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन तो एक तरफ है, अब वो सीधे टूटने की कगार पे आ गया है ना। कोटा में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि भाई कोचिंग वालों ने बहुत स्ट्रेन डाल रखा है बच्चों पे, स्ट्रेस डाल रखा है। स्ट्रेस क्यों डाला है, ताकि बच्चों के अंदर स्ट्रेन हो, उनका दिमाग स्ट्रेच करे। ये बढ़िया मारोगे उनका दिमाग कंप्रेस हो गया, कंप्रेस। तो यार देखो इस लिमिट के अंदर दिमाग लगाने की आदत थी हमारी 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक, 10वीं तक स्पेशली, लेकिन अब अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया गया है, उतने की हमारी आदत थी नहीं, तो कई बार वो ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाता है। अब सबका अलग अलग होता है कि कौन कब ब्रेक होता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस तो लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब कि हम सरेंडर लाइफ से नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में
और मैं बता रहा हूं यार कि ये वो फेज है जहां तुम्हारे अंदर बदलाव की कोशिश करी जाती है। तुम नहीं बदलना चाहते तो तुम किसी भी स्टेज पे ये कह सकते हो यार कि नहीं अब हम किसी दूसरी दिशा में बदलाव करेंगे, इसमें मजा नहीं आ रहा है, कर सकते हो यार। और 90% लोगों के साथ कुछ अच्छा ही होता है बाद में, ऐसा जरूरी नहीं कि वही फील्ड तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। बात समझ रहा है? तो ये कोई समाधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी का होने नहीं चाहिए, लेकिन मटेरियल का होता है, मटेरियल का होता है। और मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा अगर तुम स्ट्रेस डाल दोगे तो अब वो इस कगार पे आ जाएगा कि कभी भी टूट सकता है। मतलब अब मटेरियल में जगह जगह से क्रैक पॉइंट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। क्रैक पॉइंट यानी अभी टूटा नहीं है, क्रैक पॉइंट क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। अब क्रैक पॉइंट शुरू होना शुरू हो गए हैं तो अब तुम्हें स्ट्रेस उतना भी डालने की जरूरत नहीं, उससे थोड़ा कम भी डालोगे तो टूट जाएगा। तो देखो यार यहां फ्रैक्चर पॉइंट थोड़ा कम स्ट्रेस पे दिखाया गया है, जबकि ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा ऊपर दिखाया गया है। अच्छा, एक और बिहेवियर यहां शो किया गया है कि यार देखो थोड़ा देर यहां पे जब स्ट्रेस बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर यहां पे स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन इतना नहीं बढ़ा है जब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब है। यानी मटेरियल टूटने से पहले एक बार फिर से जोर लगाता है, टूटने से पहले एक बार फिर से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ते हैं और स्ट्रेन उतना ज्यादा अब नहीं हो रहा है। अब वो टूटने से पहले नहीं कहते यार दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से भभकता है। तो मटेरियल का ये वही जोन है कि अब मटेरियल टूटने ही वाला है तो एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद हम टूटने से बच जाएं, तो स्ट्रेस थोड़ा और स्ट्रेन कम होता है। यानी ग्राफ एक बार थोड़ा सा ऐसा कर्व बनाता है। नहीं तो ये बी क्या है, बी को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब इसके बाद ये तय है कि अब ये टूटेगा, जगह जगह से क्रैकिंग शुरू हो गई है, और इसका नाम दिया है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब कि इस स्ट्रेस पे अब मटेरियल टूट गया। बस मेरा है। तो ये कुछ इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मटेरियल की बात कर रहे हैं इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ यह है कि इस ग्राफ के जरिए हम उन भावनाओं को समझ सकते हैं, है ना, जो चल रहे हैं कोटा में। यस, यहाँ के लोग स्ट्रेस नहीं लेते, लखनऊ वाले। और सबसे बड़ी बात, कोचिंग वाले देते भी नहीं हैं। कोचिंग वाले बहुत कूल रखते हैं बच्चों को। हाँ, पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो, ये वाला मामला है। और कोटा में क्या होता है कि वहां ना समझ आ जाता है बच्चे को कि हम कमजोर हैं। अब इंस्टीट्यूट को कैसे ब्लेम करें, वहां से तो 12-12 15-15 सिलेक्शन हो रखे हैं। चलो यार, बी पॉजिटिव ऑलवेज। लाइफ में नीट ही सब कुछ नहीं है, बहुत से लोग उससे ज्यादा तरक्की करते हैं रास्ता बदल के। तो ऐसा कोई दिमाग में ना लाए कि नीट हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, वो नहीं तो कुछ नहीं। मतलब लाइफ में नीट ही सब कुछ नहीं है। हाँ, मैंने थोड़ा पानी मिला सकते हैं मतलब माय गॉड, इतना एल्कोहलिक जोक यस, नीट ही सब कुछ नहीं है यार। मुझे तो समझ ही नहीं आया यार, तो बाउंस मार गया मेरे को यार। तभी इस ग्राफ में कभी कभी नाम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नाम, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे अभी मैंने कहा था यार ग्राफ में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, शायद इस वजह से ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है। इस लाइन से पहले जो ग्राफ था उसके अंदर इलास्टिसिटी थी और इस रीजन के बाद इलास्टिसिटी नहीं थी।
तो इसका मतलब यार इतना ग्राफ का रीजन इधर से इधर वाला इलास्टिक रीजन कहलाता है, और इसके बाद उसका बिहेवियर इलास्टिक नहीं रह जाता तो कैसा रह जाता है, प्लास्टिक जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन, इसको इलास्टिक रीजन। अब इस सीधी लाइन इधर इधर करना थोड़ा अच्छा लगेगा, जबकि अगर ये ग्राफ में एक्स और वाई बदल दिए जाते तो तुम्हें लाइन ऐसे खींचना पड़ती, शायद इसी वजह से ग्राफ उल्टा बनाया जाता है। तो क्या लगता है कि प्रेशर कम किया जाना चाहिए स्टूडेंट का, क्या ही समाधान है? अच्छा, गवर्नमेंट का बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, प्रेशर कम किया जाना चाहिए, कैसे कम होगा भैया, जब 26 लाख 12 लाख 15 लाख लोग कंपटीशन दे रहे हैं और सिलेक्ट भी उन्हीं को करना है जो कैपेबल हैं, तो प्रेशर तो आना ही है। अब वो प्रेशर कोचिंग वाले क्यों बढ़ा रहे हैं? कोचिंग वाले तो मदद कर रहे हैं कि तुम कम प्रेशर में ही हमारी मदद के साथ अपना सीख जाओ। अगर सेल्फ स्टडी करके सब कोई सीख जाता, स्कूल की मदद से सीख जाता, तो इसकी जरूरत कहां से पड़ती? कौन सा स्कूल है जहां पे जो हमारी नीट की प्रिपरेशन में मदद कर देता हो? और क्या स्कूल वाले क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं क्या? तो फिर कहां से आ गई? तो ये प्रेशर बढ़ाने का काम हो रहा है या प्रेशर रिलीज करने का काम हो रहा है? हाँ, लेकिन हाँ, इस जर्नी में कई बार रियलाइज करा दिया जाता है। वैसे बच्चे को रियलाइज नहीं होता स्कूल की पढ़ाई के वक्त कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन यहां अब क्या है, नीट का एग्जाम होगा तो वहां सब सामने नहीं आ जाएगा कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। तो अब यह रियलिटी सामने आना ही है, चाहे जैसे आए। कोचिंग वाले पहले ला देते हैं, बस इतना ही अंतर है। नीट वाले एक बार लाते हैं साल में। तो इसमें कोचिंग वालों को जिम्मेदार ठहराना मुझे ठीक नहीं लगता, और मैं तो कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दो कि कोचिंग बैन कर दो एकदम, और स्कूल में ऐसी पढ़ाई कर दो जहां नीट की तैयारी होती हो और उनसे बच्चे पढ़ना चाहें, ये भी बात है। कोई भी इंडिया का स्कूल चाहे जितना बढ़िया क्यों ना हो, 11वीं 12वीं की पढ़ाई अच्छे से नहीं कराता है कोई भी स्कूल। तो फिर कैसे नीट और आईआईटी स्कूल की पढ़ाई से निकल आएगा? बोले हाँ, ई से ए। मैंने यार यहाँ पे ई से ए बेसिकली इस रीजन को दिखाया है जहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालने पे स्ट्रेन में बदलाव ज्यादा होता है। यानी यार इसका नाम क्या लिखा है मैंने, ई टू ए, चलो इसका नाम ए लिख देते हैं हम। स्ट्रेन चेंजेस रैपिडली फॉर स्मॉल स्ट्रेस, इसका नाम ए लिखा है ना, तो मैं ए लिखता हूं। द पॉइंट ए इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, ए पॉइंट था तो ए से बी क्या है? पॉइंट ए था, आप बता रहे हैं कि थोड़े से स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। बस इतना ही नोट करें कि थोड़े से स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन में बदलाव ज्यादा आता है। ई से ए में ऐसा बिहेवियर है। ए से बी के बाद देखो जरा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो बदलाव चल रहा है वो उतना रैपिड नहीं है। देखो यहाँ इतने स्ट्रेस में इतना स्ट्रेन है, यहाँ इतने स्ट्रेस के बाद इतना स्ट्रेन नहीं है ना। तो ए से बी के लिए कहानी क्या है, ए से बी तक स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन उतना रैपिड नहीं है, जबकि यार ई से ए के लिए स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन बहुत रैपिड है। बस इतना अंतर है। और ए से बी में उतना रैपिड नहीं है क्योंकि वो टूटने से पहले एक बार फिर से अपोज करता है, ऐसा बिहेवियर है। अच्छा, हमने यार ये पूरा ग्राफ जो बनाया है उसके लिए इमेजिन किया है कि एक रॉड को या एक स्प्रिंग को पकड़ के खींचा जा रहा है, ऐसा इमेजिन किया है। एक रॉड को पकड़ के लंबा किया जा रहा है, एक इलास्टिक मटेरियल को लंबा किया जा रहा है या कंप्रेस किया जा रहा है। बट ये बिहेवियर दूसरे तरह के डिफॉर्मेशन में भी काफी हद तक ट्रू होता है। दूसरे तरह के डिफॉर्मेशन मतलब कि अगर किसी मटेरियल का वॉल्यूम पकड़ के खींच दो या कंप्रेस करो तो भी लगभग इसी तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। उसको ऐसे साइड वाइज रिफॉर्म कर रहे हो तो भी लगभग इसी तरह का बिहेवियर। इसीलिए हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं। इसको हमने केवल खिंचाव के लिए नहीं बल्कि हर तरह की मटेरियल प्रॉपर्टी समझने के लिए बनाया है। बल्कि मटेरियल की तो छोड़ो यार, हम इंसान की भी प्रॉपर्टी समझ गए हैं इतने से, क्या नहीं समझे यार?
स्ट्रेस पढ़ने से स्ट्रेन आता है और कई बार यस हाँ गॉड यार अपनी चीजें मत तोड़ो यार स्ट्रेस स्ट्रेन समझने के लिए। अच्छा एक बात यहां गौर करी कि इस लिमिट को पार करने के बाद थोड़े से प्रयास से बदलाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसी लिमिट में तुम्हें रहना है। मतलब यार स्ट्रेस जीरो होने से स्ट्रेन थोड़ी होगा यार। पहली तो नियम ये है कि स्ट्रेस होना चाहिए और एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए और एक लिमिट से कम होना चाहिए। तो वो अपर लिमिट तक नहीं जाना है यार, उससे थोड़ा कम रखना है, लेकिन इस लिमिट से थोड़ा ज्यादा रखना है। और इतना सोचो यार तुम्हारे इस स्ट्रेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यार ये लेसन यहां से मिल रहा है कि अपने आप को इतने भी कंफर्ट जोन में नहीं रखना है कि तुम इस लेवल की स्ट्रेन कर रहे हो कि टॉपिक में यार 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हो, तुम 12-12 लगा के आ रहे हो। तुम्हें यार ब्रेकिंग स्ट्रेस से काफी थोड़ा नीचे रहना है, थोड़ा नीचे रहना है, और उसी समय बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं। क्या बात समझ रहा है? जब तुम यार वो नहीं कहते कि एकदम इंतहा पार कर दी, ये पॉइंट वो इंतहा है जिसको पार करने के बाद हमारे अंदर बदलाव तेजी से होते हैं। एकदम दिन रात एक कर दिया, कुछ दुनिया में और दिखाई नहीं देता, अपना गोल ही दिखाई दे रहा है केवल। तो वो कब के बाद है? इससे ज्यादा स्ट्रेस डालने के बाद। तो ऐसा नहीं है यार कि बिना स्ट्रेस डाले स्ट्रेन हो जाएगा, ये तो पक्का यार स्ट्रेस डालना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम और मॉडुलस ऑफ ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से थोड़ा ज्यादा, है ना? क्योंकि हम पढ़ते हैं सर और भूल जाते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी, कि जैसे थे वैसे हो गए। तो इलास्टिसिटी लिमिट से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, नहीं कि पढ़े और बदलाव दिखाई दे, वो रिटेन भी हो। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? इस लिमिट के अंदर तक स्ट्रेस डालोगे तो क्या होगा? सुबह पढ़ोगे, शाम को वापस, क्योंकि स्ट्रेस खत्म, बदलाव खत्म। तो वो लिमिट तो पार करना पड़ेगी। क्या जनता समझ पा रही क्या करना है क्या नहीं करना है ना? और जब तुम्हें लगने लगे यार स्ट्रेस काफी लेवल पे ऊपर जाने लगा है, तो अपने मन को यार खुश करने के लिए बहुत सारे तरीके यार, कि यार मेरे से बुरी हालत में तो ये है, मैं तो फिर भी इससे अच्छा हूं। ऐसे बुरे एग्जाम्पल तो दुनिया में मिल ही जाएंगे कि अब यार इसकी क्या लाइफ है यार, इससे तो अच्छी लाइफ है ही मेरी। तो बस इससे अपने आप को खुश कर सकते हो, तो तुरंत स्ट्रेस थोड़ा नीचे आ जाएगा। बट ट्यून करना है अपने आप को उसी रीजन में। तो यार हमने पढ़े तो 3 मॉडुलस है, मगर हम सबसे ज्यादा बातें किस मॉडुलस की करने वाले हैं? यंग मॉडुलस की। फैशन में यार क्वेश्चन जो है ना, इसी को लेके सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो हम लोग इसी की बातें सबसे ज्यादा करने वाले हैं। मुझे बता यार यंग मॉडुलस में हम लोग क्या बातें कर रहे थे? एक रॉड पे खिंचाव की बातें कर रहे थे, या उसके कंप्रेशन की बातें कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अगर मैंने एफ का खींचने वाला फोर्स लगाया है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, या एफ का प्रेस करने वाला फोर्स लगाया है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो बता यार हमने फॉर्मूला यंग मॉडुलस का क्या पढ़ा है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जहां पे डेल्टा एल क्या होता था? मटेरियल में बदलाव। ठीक है, डेल्टा एल मटेरियल में क्या है? बदलाव है। मैं इस फॉर्मूले को एक नए लुक में लिखने वाला हूं। एफ बराबर क्या? वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। हाँ, एफ बराबर के एक्स। हाँ, माइनस तो है ही है, साइन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ये फोर्स एजेंट का दिखा देता हूं। अगर मटेरियल का फोर्स दिखाना हो तो बता यार, एजेंट अगर खींचने वाला लगा रहा होगा तो उस दौरान मटेरियल रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा। तो यार ये एफ एजेंट का है या रिस्टोरिंग है? तो मैं कहता हूं एजेंट का मानना हो एजेंट का मान लो, रिस्टोरिंग मानना हो तो रिस्टोरिंग मान लो, है ना? बता अच्छा, अगर किसी मटेरियल को दबाने की कोई कोशिश कर रहा है तो मटेरियल उसके अपोज में जाएगा। यानी यार ये एफ कंप्रेस करने वाला और ये एफ रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग मतलब जो मटेरियल ने लगाया है दोनों एक ही चीज। अगर तुम मटेरियल लेवल पे बात करोगे तो यहां एक माइनस साइन भी लगा सकते हो,
और अगर एजेंट लेवल पे बात करोगे तो माइनस लगाने की, मैं तो कह रहा हूं कभी माइनस लगाने की जरूरत नहीं, इतनी समझदारी अपने पास रखो कि एजेंट को खींचना है तो अवे लगाना पड़ेगा, मटेरियल अपनी तरफ लगाएगा। तो ये तो हम साइन के चक्कर यहां नहीं डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हेलो जी, मैं क्लास में हूं। अच्छा, क्लास में बाहर ही थे सर? अच्छा एक मिनट, बस 1 मिनट आ रहा हूं। तो क्या ये आंसर F बराबर KX काफी पहचाना सा नहीं लग रहा है, स्प्रिंग जैसा है। तो मैं तो कह रहा हूं तुम ये याद रखो, और यहां पे अलग से क्या याद रखो, K बराबर क्या, YA बाई L, जहां A ओरिजिनल एरिया है, L ओरिजिनल लेंथ है, तो A भी फिक्स, L भी फिक्स और Y तो फिक्स है ही है। तो क्या ये डिस्कशन स्प्रिंग जैसा नहीं हो गया? तो अगर ये डिस्कशन स्प्रिंग जैसा है तो आगे की बहुत सारी कहानी स्प्रिंग जैसी होने वाली है। तो इसको ऐसे मैच करा लो। मैं कल से लिए घूम रहा हूं और मुझे डर है कि 1500 खर्चा ना हो गया हो। कर ही दिया पूरा सर आपने। पर्स खाली हो गया। अरे तो बाद में देते। नहीं, लीजिए। हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं। भी बच्चे अब देखो जरा हमारे यहाँ, ये क्लासरूम है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। मालिक से कह दो भैया कि हालत तंग के